हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, मुगल साम्राज्य के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से मुगल साम्राज्य के जितने भी बादशाह हुए थे उनके बारे में विस्तार से जाना था। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने उनकी धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में नहीं जाना था। केवल हमने जाना था कि मुगल साम्राज्य के जो बादशाह थे उन्होंने किस प्रकार से उनका जन्म और किस प्रकार से उन्होंने शासन की सत्ता को हासिल किया, और उस शासन के दौरान उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी इनकी आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में, मुगल साम्राज्य का। ठीक है, बादशाह कौन था? औरंगजेब, जो कि शाहजहां का पुत्र था। ये क्या था? 3 नवंबर 1618 में इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? उज्जैन के निकट, उज्जैन के पास में दोहद नामक स्थान था, वहां पर इसका जन्म हुआ था। किसका? औरंगजेब का। इसके पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज मुमताज था, यानी अर्जमंद बानो बेगम, जो कि मुमताज महल के नाम से मशहूर होती हैं। शाहजहां के 14 संतान हुई थी, पुत्री संतान हुई थी 14। उनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रह पाए थे। इसका विवाह 1637 ईस्वी में, क्या 1637 ईस्वी में फारस घराने की राजकुमारी थी जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम, यानी रबिया बीवी के नाम से वो इतिहास में मशहूर है। इनका विवाह हो जाता है। किसका? औरंगजेब का। अब होता क्या है, औरंगजेब के 2 राज्याभिषेक होते हैं। मुगल सुल्तानों में पहला ऐसा सुल्तान जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुए थे, एक 58 में और एक 59 में। तो ये क्या करता है, पहले इसका राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी में होता है, और ये क्या करता है, ये अबुल मुजफ्फर आलम की उपाधि धारण करता है। तो याद रखना, औरंगजेब की उपाधि कौन सी है, क्योंकि पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब जो उपाधि धारण करता है पहला, यानी कि शाहजहां के जीते जी उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। उत्तराधिकारी के लिए युद्ध क्यों होता है? क्योंकि शाहजहां के नजदीक रहने वाला उसका प्रिय पुत्र था दारा शिकोह को वो वली अहद यानी एक तरीके का पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी नहीं, एक तरीके का, यानी उसके शाहजहां के बाद में जो शासन संभालने का जो जिम्मेदारी सौंपने वाला था, जो शाहजहां था, वो दारा शिकोह को। अब इनमें क्या है, इन राजकुमारों में एक चिंता हो जाती है कि यार अगर ये हो गए तो हो सकता है हम वंचित रह जाएं सिंहासन से, या साम्राज्य से हम वंचित ना हो जाएं। तो उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1658 ईस्वी के आसपास जो शाहजहां था वो बीमार हो जाता है। इसमें क्या, सूजा उस समय बंगाल का गवर्नर था, मुराद गुजरात का, और औरंगजेब कहां का था? दक्षिण का। औरंगजेब ने अपनी गतिविधियां बिल्कुल भी किसी को जाहिर नहीं होने दी थी कि मुझे क्या करना है। ठीक है ना। मुराद ने और सूजा ने अपने आप को अपने अपने क्षेत्रों के जहां बार वो गवर्नर थे वहां पर वो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देते हैं। और फिर शाही, यानी उस समय मुगलों की राजधानी शारजाह के समय में आगरा और दिल्ली दोनों, ठीक है, तो आगरा की तरफ कूच करते हैं, यानी राजधानी की तरफ। अब होता क्या है, अब शाही सेना टकराती है सूजा से भी, मुराद से भी। ठीक है, वो दोनों हार जाते हैं। लेकिन अब रास्ते में जब औरंगजेब आता है तो दोनों मुराद और औरंगजेब एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। तो जसवंत सिंह की सेना हार जाती है। कुल मिलाकर यह है कि जसवंत सिंह शाही सेना की तरफ से और कासिम खां जाते हैं लड़ने। वो उनकी स्थिति संदेहपूर्ण है इतिहास में। ठीक, तो उसके बाद में
जब ये दारा पर आक्रमण करते हैं, दारा आगरा छोड़कर भाग जाता है, तो आगरा पर अधिकार कर लिया जाता है। तो औपचारिक रूप से औरंगजेब अपना राज्याभिषेक एक तो उसी दौरान करता है। उसके बाद जब पूर्ण निर्णायक युद्ध होता है, देवराई का अंतिम युद्ध, उसके बाद में फिर अपना राज्याभिषेक करता है। और देवराई के युद्ध के बाद में इनके भाग्य का फैसला हो जाता है। दारा सिकोह को औरंगजेब मौत के मृत्यु दंड देता है, यानी मौत के घाट उतार देता है और खुद सुल्तान बन जाता है। तो अब जानते हैं औरंगजेब किस प्रकार से बना था। तो अब होता क्या है, उसके बाद में ये उपाधि धारण करता है। उसके बाद देखो खंजवा, खंजवा, दारा और देवराई की लड़ाई, यानी सूजा और दारा, इनसे होती है अंतिम निर्णायक युद्ध इसका, कि यही फैसला करेंगे कि भाई अब सुल्तान बनेगा कौन। तो इसमें क्या है, सूजा और दारा ये दोनों ही हार जाते हैं। दारा और सूजा हारने के बाद में सूजा तो अराकान की पहाड़ियों तक भागता है और वहां पर अराकानी विद्रोही इसको मौत के घाट उतार देते हैं। दारा को ये 2 केस चलाता है औरंगजेब, अपधर्मी और शांति भंग करने का। उसके बाद में इसे मृत्यु दंड दिया जाता है और इसके शव को, यानी मरने के बाद इसके सड़कों पर इसे घुमाया जाता है दिल्ली की में, और उसके बाद में इसे फिर हुमायूं के मकबरे में दबा दिया जाता है। औरंगजेब सुल्तान बन जाता है। इस चीज का गवाह, यानी जो इसकी गैर आपत्तिजनक घटना हुई थी ना, ये इसका गवाह वर्नियर था, उस समय विद्वान थे विदेशी वर्नियर, वो इस चीज के गवाह है। ठीक है ना, इतिहास में ये तथ्य मिलते हैं। अब इनका तो हो गया खत्म, औरंगजेब बनता सुल्तान। तो 5 जून 1659 में, ठीक है ना, दिल्ली में भी अपना राज्याभिषेक करता है। देखा, 2 जगह इसके राज्याभिषेक होते हैं। अब क्या है, ईरान का शाह था, ईरान का शाह इसका मित्र था। ठीक है, और उसी ईरान के शाह यानी दाऊद बेग के नेतृत्व में ही एक दूत मंडल इसके दरबार में भी आता है, औरंगजेब के दरबार में भी भेजा जाता है ईरान से। और यही वो शाह, इसका जो मित्र था, यही वो पहला ऐसा है जिसने औरंगजेब को बादशाह की स्वीकार किया। यानी इसने जो ये सत्ता हत्याई थी ना, हासिल की थी, तो उसके बाद में क्या था, ईरान के शाह ने इसे बादशाह स्वीकार किया था। अब होता क्या है, जब ये बादशाह बना तो इसके सामने समस्या बहुत सारी थी। बादशाह तो बन गया अब ये औरंगजेब, समस्या क्या थी, इधर मराठा अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, उधर इसके समय में सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए थे। सबसे ज्यादा विद्रोह कहां पे हुए थे, तो औरंगजेब के समय में ही हर क्षेत्र में विद्रोह हुए थे। उन विद्रोह के बारे में भी हम जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि राजा सुल्तान किस प्रकार बना और शासन अभी एक शुरू किस प्रकार से करता है। तो 60 में है ना, ये 1660 में बंगाल में उस समय पुर्तगालियों का, अंग्रेजों का, और वहां पर जो कुछ विद्रोह हो रहे थे, तो उन्हें शांत करने के लिए क्या करता है, यानी पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए, अंग्रेजों को भी सबक सिखाने के लिए, ठीक है ना, और वहां के छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राजा थे उन्हें सबक सिखाने के लिए ये 1660 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनाता है मीर जुमला को। मीर जुमला को गवर्नर बनाता है और बंगाल की जो राजधानी थी 1661 में उसका नाम बदलकर ये आलमगीर नगर रखता है। तो यानी औरंगजेब के नेतृत्व में मीर जुमला को भेजा जाता है। तो मेरा तात्पर्य यह है कि ये वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1662 ईस्वी में मीर जुमला क्या करता है, कूच बिहार और ओहोम। ओहोम में क्या होता है, ओहोम का एक राजा था जयध्वज। जयध्वज क्या है, मुगल क्षेत्रों पर अधिकार पाने की कोशिश करता है। यानी अधिकार पाने का मतलब है कि विद्रोह होते हैं छोटे छोटे स्थानों को, क्षेत्रों को लेकर। अब इनसे मुगल साम्राज्य तो थोड़ा हो जाता है परेशान। औरंगजेब के पास में खबर पहुंचती है, औरंगजेब मीर जुमला से कहता है जाओ उन्हें सबक सिखाओ।
तो यही वो कहानी है कि यहाँ पर इधर तो पुर्तगाली भी विद्रोह में लगे हुए थे, यानी कभी किला बना लिया, कभी किसी से कर ले लिया, किसी क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करी। इधर अंग्रेज भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो 62 में कूच बिहार, ठीक है ना, 62 में कूच बिहार और हमसे ये मीर जुमला इन पर आक्रमण करता है। इसका शासक जो है वो हार जाता है। तो हारने की कगार पर होता है, तभी ये इनसे संधि कर लेते हैं। संधि में इन्हें फिर इनकी जो नदी थी भागवी नदी है, पहले नदी इनकी कूच बिहार में जो नदी पड़ती थी वहां तक सीमा थी, तो फिर अब मुगलों की सीमा भागवा नदी के किनारे तक यानी भागवा नदी तक बढ़ जाती है। अब 63 ईस्वी में क्या होता है, 1663 ईस्वी में, याद रखना क्योंकि प्रश्न पेपरों में कहीं से भी पूछ सकता है। तो 63 में होता है मीर जुमला की मृत्यु। अब मीर जुमला की मृत्यु होती है, इसी का फिर फायदा उठाया जाता है। तो भैया मीर जुमला तो अब निकल गए, अब जो क्षेत्रों पे फिर से कब्जा करा जाए, फिर से विद्रोह करा जाए, होता भी यही है। अब जयध्वज का पुत्र कौन था, चक्रध्वज। अब वो जो स्थानीय राजा थे यानी शासक थे, वो अपने हमला शुरू कर देते हैं। तो अब उसके बाद में शाइस्ता खां को गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। अब शाइस्ता खां का फिर संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है ना भाई। मीर जुमला चले गए, अब शाइस्ता खां बने बंगाल के, तो इनसे कहा जाता है कि इन्हें सबक सिखाओ। अब इनसे जो संघर्ष होता है 1663 ईस्वी में चक्रध्वज से, ठीक है ना, ये जयध्वज के बाद में होमकार कूच बिहार का स्थानीय शासक। अब 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को भी भैया दंड देना था, क्योंकि वो भी विद्रोह करने में लगे हुए थे, ठीक है। तो 1667 ईस्वी में ये अधीनता मान लेते हैं चक्रध्वज और पुर्तगाली, इन्हें सबक सिखाया जाता है। सबक सिखाने के बाद में क्या है, ये अपनी हार मान लेते हैं। इसके बाद में जो लुटेरे थे समुद्री डाकू, तो ये क्या करता है, जलबेड़े का इस्तेमाल करता है, जलबेड़ा बनाता है बहुत बड़ा, उसका इस्तेमाल करता है और फिर इन्हें सबक सिखाता है पुर्तगालियों को। देखो सोनदीप और चटगांव, जबकि जो गढ़गांव था इनका, चक्रध्वज और इनका जो गढ़गांव था उस पर भी आक्रमण करके उसे कब्जा लिया जाता है। ये अराकान नहीं है, ठीक है ना। तो चटगांव और सोनदीप दोनों को जीत लिया जाता है, क्योंकि यही उन विद्रोह की गतिविधियों का, उग्रवादी यानी एक विद्रोह करने वाले की गतिविधियों का केंद्र था। अब इनके साम्राज्य के अगर बारे में जानो कि भाई आखिरकार ये समस्या थी कैसे, तो ये कि शारजाह के समय में भी थी, उनके समय में भी कुछ विद्रोह हुए थे, और औरंगजेब के समय में भी। अब शारजाह और औरंगजेब, देखो 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक दक्षिण का गवर्नर किसे बनाया गया था, औरंगजेब को, क्योंकि शारजाह का शासन था। तो 36 से 44 तक दक्षिण में कौन था, औरंगजेब, ठीक है ना। तो यहां पर भी समझ लीजिए कि ये समय है शारजाह के बादशाह बनने का। शारजाह बादशाह था 44 में, औरंगजेब गवर्नर था उस समय, दक्षिण भारत में विद्रोह शांत करने भेजा गया था। तो उस समय क्या थे, 5 सूबे थे, ठीक है ना, और दक्षिण के सूबों की राजधानी क्या थी, औरंगाबाद। औरंगाबाद थी किन किन की, मुगलों के जो सूबे थे उनकी राजधानी औरंगाबाद थी। अब वहां पर 5 स्वतंत्र राज्य थे। 5 राज्यों में से कुछ राज्य ऐसे थे कि भाई सबसे पहले तो बीजापुर की शक्ति बढ़ रही थी, तो बीजापुर और शिवाजी दोनों ही इनके लिए चुनौती का कारण बने हुए थे। अब उन्हें शांत करना था, ठीक है ना, तो उन्हें शांत भी करना था, उनके विद्रोह को, उनके जो जितने भी उन्होंने ये गतिविधि की थी उन्हें समाप्त करना आया। तो उनके बारे में जानते हैं। तो ये क्या है कि बरार जो था वो 1574, यानी अब 1574 के मतलब जान रहे हो, 1574 का जो समय है हुमायूं के समय में पहुंच जाओ आप, ठीक है ना, क्योंकि 1574 में क्या था, 1526 में तो बाबर ही आया था, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर। तो आप अकबर और हुमायूं का समय से मान सकते हैं, ठीक है। तो बरार को जो है क्या था, इसका शासक था मुर्तजा खां। तो 1574 में मुर्तजा खां ने ना इसे बरार को अहमदनगर में मिला लिया, बरार के क्षेत्र को मिला लिया अहमदनगर में, ठीक है ना। और 1660 ईस्वी में, तो ये जो छोटी सी जानकारी मैंने इसलिए दी है
कि बरार उस समय स्वतंत्र तो था, लेकिन इसका जो सुल्तान था अहमदनगर का, मुर्तजा खान ने इसे राजधानी अहमदनगर में मिला लिया अधिकार करके। 1660 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब जो है वो परेडा और 1668 में क्या है, सोलापुर को जीत लेता है। ठीक है जी। अब इसके जो क्षेत्र थे ना, यानी अब दक्षिण की तरफ चल दिया ये, तो इनमें से ये 60 में और 68 में इन क्षेत्रों को जीत लेता है। ठीक है। अब होता क्या है, जो बीदर था, बीदर देखो बरार को तो मिला दिया अहमदनगर में, और 1619 ईस्वी में आदिल शाही जो शासक था, अंतिम इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये क्या करता है, बीदर को मिला देता बीजापुर में। समझ रहे हो। और बीजापुर और शिवाजी, इन दोनों को ही तो अपने अधीन लाना चाहते थे। अब इनकी शक्तियां और इस साम्राज्य का विस्तार बढ़ रहा था। औरंगजेब इन चीजों से थोड़ा परेशान भी था। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जयसिंह को भेजता है 1665 ईस्वी में। जयसिंह को भेजा जाता है जो कि जयपुर के राजा थे। ठीक है ना। तो जयसिंह शक्तिशाली और चतुर थे। अब जयसिंह जाते हैं, शिवाजी पर आक्रमण करते हैं और वाकई में ही शिवाजी को संधि करने के लिए विवश कर देते हैं। अब संधि करने के लिए विवश कर देते हैं और इनमें होती है पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी को अपने 23 किले, ठीक है ना, 23 किले और जितनी भी उनकी आय थी और अपना क्षेत्र थोड़ा इन्हें यानी मुगलों को सौंप दिया जाता है। और इसके बाद में संधि के दौरान ही फिर शर्त रखी जाती है औरंगजेब के द्वारा कि इन्हें दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा, लेकिन शिवाजी दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम और भी विस्तार से जानेंगे। तो शिवाजी पर आक्रमण करने के बाद में इन दोनों में क्या होती है, पुरंदर की 1665 पुरंदर की संधि हो जाती है। इनके कुछ क्षेत्र और 23 किले 4 लाख खून वाले इन्हें देने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो पुरंदर की संधि से संबंधित पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। औरंगाबाद से भी पूछा गया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी के साथ में दक्षिण की राजधानी क्या थी सूबों की, औरंगाबाद। ठीक है। अब इनमें संधि हो जाती है और 1665 में ही बुरहानपुर में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। अब जयसिंह की मृत्यु हो गई तो अब फिर दक्षिण के वो आजाद हो गए, चाहे वो शिवाजी हो या फिर दक्षिण के जो क्षेत्रीय शासक थे वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन होता क्या है, औरंगजेब इनकी जगह दोबारा तो 1676 ईस्वी में और कहीं कहीं पर 1679 ईस्वी में अब मुगल सूबेदार था दिलेर खां। वैसे तो इसके बाद में जयसिंह के बाद में शाइस्ता खां को भेजा जाता है। शाइस्ता खां पर भी शिवाजी रात को चुपके से आक्रमण करते हैं और उसे जान बचाकर भागना पड़ता है, लेकिन उसका अंगूठा काट लेते हैं शिवाजी, अंगूठा काट लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो मुगल सूबेदार कौन था, अभी हम दक्षिण की गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दक्षिण का सूबेदार था दिलेर खां। इसने बीजापुर का मंत्री था, बीजापुर का मंत्री सिद्दी मसूद, ठीक है, सिद्दी मसूद से संधि की, क्योंकि भैया अब दिलेर खां ने शिवाजी के कहने पर बीजापुर पर आक्रमण किया गया। जब आक्रमण किया गया तो इसमें क्या है कि जब ये हारने की कगार पे आए तो इसके मंत्री ने फिर संधि कर ली। संधि कर ली तो इसके बाद में होता क्या है, इसका जो शासक था 22 सितंबर 1686, ठीक है ना, 22 सितंबर 1686 इसका जो शासक था सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके पीछे, मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है भैया हम हार गए। तो इस मंत्री ने क्या करा, एक शर्त धरी। अब ये भी लगाओ कि दक्षिण में आखिरकार ये गया क्यों था, है ना, आजम का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण में आजम का पीछा करता हुए गया था और उसके बाद में दक्षिण ही औरंगजेब की मृत्यु का कारण बन गया। ठीक है। क्योंकि वहां से उसे उत्तर में आने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए दक्षिण को औरंगजेब का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये चीज आप याद कर लेना। तो जब इसने आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण करने के बाद इसके दिलेर खां क्या कहता है कि आप ना अपनी बहन की शादी
शहर बानो की शादी बीजापुर के उससे सुल्तान से, भाई अपनी बहन की शादी आप आजम से कर दो, शहजादा आजम से। और उसे होता भी यही है, इसकी बहन जो शहर बानो थी उसे दिल्ली भेजा जाता है आजम से शादी करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर दक्षिण भारत में ही औरंगजेब आजम के पीछे पीछे, क्योंकि आजम भी फिर विद्रोह में शामिल होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और वहीं पर ये औरंगजेब रह जाते हैं। तो इनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में और विस्तार से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको औरंगजेब ने किस प्रकार से शासन के सत्ता पर अधिकार किया उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। चैनल नया है मेरे प्यारे साथियों, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।